हाय एवरीवन, तो इस क्लास में कवर करने वाले हैं एफकेट जीके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सीरीज का सेकंड सीरीज। ठीक है, पहला सीरीज को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ये जो होने वाले हैं जिसमें सेकंड सीरीज है। और सेकंड सीरीज में भी जीके का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पूछे गए एफकेट में उसको डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान रखना, अगर 2026 में एग्जाम दे रहे हो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये वीडियो सूटेबल होने वाले हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो जीके का एक्सप्लेनेशन लिए गए यहाँ पे वो 2026 में कैसे पूछे जा सकते हैं उसके अकॉर्डिंग है। ठीक है, अगर सेकेंड पेपर में भी इस क्लास को देखोगे तब भी मोस्ट हेल्पफुल होने वाला है। क्लियर है? तो इस क्लास का जो स्लाइड है टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएगा, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और कोई भी डाउट हो तो व्हाट्सअप नंबर भी है, तो इसमें मैसेज कर सकते हो। ठीक है, बाकी एफकेट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जीके का क्लास जो है वन शॉर्ट वीडियो में ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, तो उसको जाके एक बार कवर कर लेना। ठीक है, जैसे कि हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, ये सबको ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। फिर पहला क्वेश्चन जिसमें से पूछे गए हैं कि हु इज द 28th चीफ ऑफ द एयर स्टाफ ऑफ इंडिया, है ना। और इस तरीके के क्वेश्चन जो है बहुत पूछे जाते हैं एफकेट में, क्योंकि एफकेट का एग्जाम है, एयर फोर्स से रिलेटेड है। तो कोई भी अपॉइंटमेंट होता है एयर फोर्स से रिलेटेड, या फिर कोई भी कॉन्फ्रेंस हो गया एयर फोर्स से रिलेटेड, तो वहाँ से क्वेश्चन पूछे के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है कौन सा करेक्ट ऑप्शन है ये बताओ। एक बार वीडियो को पॉज कर सकते हो और अपने लेवल में ट्राई कर सकते हो। ठीक है, बाकी इसको सॉल्व करेंगे ही करेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएंगे, 3 हो जाएगा। एयर चीफ मार्शल जो अमरप्रीत सिंह है ये 28th चीफ बने हैं एयर स्टाफ का, और ये न्यूज़ में भी रहे हैं। अगर इसको कवर किए होंगे तो ये जो है न्यूज़ में भी रहे हैं। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट जैसे कि सीडीएस का जो है चेयरमैन कौन है, पता है ना। सीडीएस का चेयरमैन जनरल अनिल चौहान है। ठीक है, तो ये सब पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। सीडीएस का हो गया। सेम नवल स्टाफ का कौन है, ठीक है, नेवी का या फिर नवल स्टाफ का जो है, नवल का जो है कौन है, इसका त्रिपाठी है। ठीक है, त्रिपाठी है। तो इस तरीके से इंपॉर्टेंट जितना भी अपॉइंटमेंट है उसको याद रखोगे। जैसे कि यहाँ पे देखो सीडीएस का तो पता है ना, आर्मी स्टाफ का कौन है, ये सब पता होना चाहिए। फिर उसी के रेस्पेक्ट में एयर स्टाफ कौन है, फिर रॉ का जो है डायरेक्टर कौन है, आईबी का जो डायरेक्टर, इंपॉर्टेंट जो अपॉइंटमेंट हुए हैं, है ना, रिसेंटली जो 2024 हो गया, 2025 हो गया, तो इसमें जो अपॉइंटमेंट हुए हैं वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज मेंबर ऑफ ओपीईसी, जो ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री हैं, उसका यहाँ पे मेंबर पूछे गए हैं। ये भी जो है एक इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ध्यान रखना ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। और डिफरेंट डिफरेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का हेडक्वार्टर, कब उसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ है, क्या उसका रोल है ना, ये सब चीज़ जो है जीके सीरीज 1 में डिस्कस किए हैं। तो ध्यान रखना, वहाँ से भी उसको कवर कर लेना, क्योंकि एफकेट में जैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग जो है पूरा आंसर शीट प्रिपेयर किए हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो ओपीईसी जो ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं, मतलब देखो जो पेट्रोलियम को एक्सपोर्ट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज हैं। जैसे कि ईस्ट के साइड देखोगे तो ईरान हो गए, है ना, इराक हो गए, उसी के रेस्पेक्ट में कुवैत हो गए। ठीक है, कुवैत है, फिर इंपॉर्टेंट रशिया है जहाँ से इंडिया ऑयल इंपोर्ट करते हैं। तो इस तरीके के जो कंट्री क्या है, अगर चाहे ये लोग तो मनमाने तरीके से अपना दाम बढ़ा सकते हैं, है ना, क्रूड ऑयल का दाम बढ़ा के जो है सेल किए जाए। तो इसको लिमिट करने के लिए जितना भी पेट्रोलियम जो एक्सपोर्ट कंट्री है, अब पेट्रोलियम का सरप्लस हो रहा है, जैसे कि ईरान है तो ईरान में पेट्रोलियम बहुत ज़्यादा से प्रोड्यूस हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम एज अ रिसोर्सेज हैं। तो उसको एक्सपोर्ट करने के लिए अब ईरान चाहे तो मनमाने तरीके से उसका दाम भी बढ़ा सकता है, चाहे तो कम भी कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ ना हो, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहे, है ना, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहे, तो जो जितना भी दिक्कत हो सकते हैं उसको रिड्यूस करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पेट्रोलियम से रिलेटेड जितना भी रूल्स हैं, रेगुलेशन है, कैसे एक्सपोर्ट करना है, कैसे इंपोर्ट करना है, क्या रूल्स हैं, ये सब चीज़ जो बनाने का काम जो है, फ्रेम करने का काम ओपीईसी के द्वारा किए जाते हैं, जो कि अपने आप में एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो ओपीसी में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 3 हो जाएगा कि द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो,
ये जो है यहाँ पे क्या है, मेंबर है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज अ मेंबर, कि मेंबर पूछे गए, ठीक है। अब खुद यहाँ से लॉजिक लगा सकते हो। कैसे लॉजिक लगा सकते हो? एक तो ओपीईसी का है ना, समझा रहा हूं कैसे, यहाँ पे अगर पता ना हो तो इस केस में कवर कर सकते हो। ब्राजील देखो, अब खुद सोचो कि जो ब्राजील है, ब्राजील में पेट्रोलियम एज अ रिसोर्सेज यूज किए जाते क्या, मतलब वहां पे पेट्रोलियम का प्रोड्यूस है क्या, प्रोडक्शन होता है क्या पेट्रोलियम का? नहीं होता है, क्योंकि जो ब्राजील है ये शुगर केन के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। जो ब्राजील है ये शुगर केन के लिए जाने जाते हैं, पेट्रोलियम वहां से एक्सपोर्ट नहीं करते। तो पहला तो ऐसे इलिमिनेट हो जाएगा। इंडिया खुद सोचो, इंडिया अगर खुद जो है प्रोड्यूस कर लेते, इंडिया के पास अगर पेट्रोलियम होता तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने की जरूरत ही क्या है, इंपोर्ट करने की जरूरत ही क्या पड़ता है? जैसे कि रशिया हो गया, रशिया से बहुत ज्यादा पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल, रिफाइंड ऑयल जो है इंपोर्ट किए जाते हैं इंडिया के द्वारा, तो इस सब का दिक्कत ही नहीं होता। तो इसको भी इलिमिनेट कर दो, ठीक है। अब जापान, जापान खुद एक आइलैंड कंट्री है, तो वहां पे जो है पेट्रोलियम का प्रोडक्शन नहीं होता, तो 4 ऑप्शन यहाँ पे गलत हो गया। तो जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो है ये इसका मेंबर है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखोगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है 3 की विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांटेशन आर फाउंड इन ट्रॉपिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड। थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन का क्या आंसर होगा ये बताओ। ट्रॉपिकल एरिया पता है ना, जैसे कि ये हो गया, अर्थ हो गया। अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं जिसे बोले जाते हैं इक्वेटर। अब इक्वेटर और ये हो गया सन, सन का रेडिएशन डायरेक्टली इक्वेटर में पड़ते हैं। तो इक्वेटर से जस्ट ऊपर और 23 डिग्री हाफ तक, ठीक है, 23 डिग्री एंड हाफ तक नदर्न हेमिस्फीयर, सेम 23 डिग्री एंड हाफ जो है सदर्न हेमिस्फीयर, ये नदर्न हेमिस्फीयर हो गया, सदर्न हेमिस्फीयर हो गया। तो मोस्टली यही रीजन को कंसीडर किए जाते हैं ट्रॉपिकल एरिया है, ठीक है। अब ट्रॉपिकल एरिया है, ध्यान रखना, तो ट्रॉपिकल एरिया है तो यहाँ पे क्या होगा, एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलेगा, रेनफॉल बहुत ज़्यादा होगा, टेम्परेचर भी वही उसी के अकॉर्डिंग होगा, मतलब ज़्यादा ही होगा, है ना, 25 डिग्री, है ना, 30 डिग्री, इस तरीके से जो है यहाँ पे टेम्परेचर भी होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कवर कर सकते हो। जैसे कि रबड़ हो गया, रबड़ मलेशिया में है, तो सबसे पहले तो ये देखोगे कि ये जो मलेशिया है, मलेशिया ट्रॉपिकल एरिया में आ रहा है क्या? मलेशिया जो है ये ट्रॉपिकल एरिया में आता है क्या? खुद एक बार सोचो, आता है क्या? आता है, तो इसको करेक्ट लगा सकते हो इस तरीके से अगर जाओगे तो। लेकिन अगर इसको कैसे टैकल कर सकते हो, तो जीके सीरीज जो पहला हुआ है वहां पे इंपॉर्टेंट जितना भी क्रॉप हो गया, प्लांटेशन हो गया, उसको डिस्कस किया वहां पे भी, है ना। तो पहला यहाँ पे करेक्ट आंसर है कि जो रबड़ है ये प्लांटेशन है, और जो नदर्न ईस्टर्न एशिया है वहां पे इसको ग्रो किए जाते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा वो है कॉफी। बताओ, कॉफी इन ब्राजील, पहला बात ये देखो कि जो ब्राजील है ये ट्रॉपिकल एरिया में आता है क्या? तो ट्रॉपिकल एरिया में आता है ब्राजील भी, ठीक है। तो ब्राजील यहाँ पे ट्रॉपिकल एरिया में आ रहे हैं, और उसी के साथ ट्रॉपिकल एरिया के साथ यहाँ पे कॉफी भी प्रोड्यूस किए जाते हैं। सेकेंड ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। फिर यहाँ पे टी इन इंडिया, प्लांटेशन का मतलब होता है जिसे प्लांट के फॉर्म में ग्रो किए जाते हैं, जैसे कि टी हो गया, चाय पत्ती हो गए, है ना, मैज हो गया, या फिर रबड़ हो गया, कॉफी हो गए, ये सब प्लांट के फॉर्म में जो प्रोड्यूस किए जाते हैं उसको प्लांटेशन क्रॉप बोल रहे हैं, ठीक है। तो टी इन इंडिया ये क्या सही है क्या? बिल्कुल सही है, क्योंकि इंडिया अपने लेवल में जो है प्लांटेशन होता है, और प्लांटेशन, टी प्लांटेशन के लिए मोस्ट फेमस जाने जाते वो है असम। असम एरिया हो गया, वहाँ पे भी टी प्लांटेशन बहुत ज़्यादा होते हैं। तो टी प्लांटेशन इंडिया जो कि ट्रॉपिकल एरिया है, तो ये थर्ड ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। मैज इन कनाडा, कनाडा का लोकेशन यहाँ ऊपर में है, ध्यान दो, कनाडा का लोकेशन थोड़ा सा आर्कटिक है ना, पोलर साइड पड़ जाते हैं। तो 4 ऑप्शन को तो ऐसे ही इलिमिनेट कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे 3 और 4 ऑप्शन ऐसे ही इलिमिनेट हो गया, ठीक है। तो एक 1 बच गया और सेकंड बच गया, तो उसके हिसाब से यहाँ पे टिक मार्क कर सकते हो। तो बी ऑप्शन इसमें जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ऐसे भी सॉल्व किए जाते हैं, ठीक है। अगर पता ना हो तो इंटरलिंक करो, जैसे कि यहाँ पे ट्रॉपिकल पूछे हैं, तो ट्रॉपिकल का अगर पता है तो थोड़ा सा लिंक तो कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन इलिमिनेट ही हो गए। चौथा जो कनाडा है, अगर कनाडा का लोकेशन पता है कि ये पोलर साइड पड़ता है ना, पूरा पोलर में नहीं जाते लेकिन थोड़ा पोलर साइड में आता है ना, कोल्ड इन्वायरमेंट रहते हैं, तो ट्रॉपिकल में आएगा नहीं। अब ट्रॉपिकल में नहीं आएगा तो मैच कहाँ से होगा? तो 4 ऑप्शंस को तो 2 ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो गया यहाँ से, तो 2 ऑप्शन अब बच गया 1 और 2, तो इससे ज़्यादा एक्यूरेट तरीके से सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी इंपॉर्टेंट जैसे कि राइस हो गया, राइस का फर्स्ट प्रोड्यूसिंग है चाइना, इंडिया होता है, फिर इंडोनेशिया है, फिर वीट का चाइना, इंडिया, रशिया, ठीक है। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्टिकल 368, ध्यान रखना जो आर्टिकल 368 है इसी के अकॉर्डिंग जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किए जाते हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट किए जाते हैं वो आर्टिकल 368 के थ्रू ही किए जाते हैं। कैसे लोकसभा में पारित करना है, किसका अप्रूवल चाहिए, प्रेसिडेंट का रोल क्या होगा, ये सब चीज के बारे में डिटेल के साथ जो बताया गया है वो आर्टिकल 368 में बताए हैं। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन, आर्टिकल 368 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट ऑफ टू द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब ये किस तरीके से जो वोटिंग होते हैं उसको यहाँ पर रिफर किए गए हैं। ध्यान देना, जब भी आर्टिकल 368 है और इस आर्टिकल में कॉन्स्टिट्यूशन में दो ही अमेंडमेंट के बारे में डिस्कस किए गए हैं। एक अमेंडमेंट कौन है, सिंपल मेजोरिटी के थ्रू। ठीक है, एक सिंपल मेजोरिटी आता है, सिंपल मेजोरिटी, और सेकेंड आता है वो है स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी, तो यही दो मेजोरिटी है जिसके थ्रू अमेंडमेंट किए जाते हैं। ठीक है, चलो तो ये याद रहेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 4 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल मेजोरिटी मतलब यहाँ पे 50+1 चाहिए होता है, लेकिन स्पेशल मेजोरिटी में क्या होता है कि जितना मेंबर प्रेजेंट होगा उसका 2/3, ठीक है, 2/3 का यहाँ पे वोटिंग कंपलसरी होता है। तो 2/3 अगर वोटिंग कंपलसरी है तो वो स्पेशल मेजोरिटी के अंदर इसको रखे जाते हैं। और सिंपल मेजोरिटी में 50+1 जितना प्रेजेंट है, प्रेजेंट से अगर हाफ से ऊपर आ गए वोटिंग में तो वो जो है रेटिफाई कर दिए जाते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन, कौन इसमें जो है यूनाइटेड नेशन का मेंबर नहीं है, कौन मेंबर नहीं है, तो इसमें जो ताइवान है, ताइवान यूनाइटेड नेशन का मेंबर नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, जैसे कि G20 होता है तो G20 में भी कई मेंबर हैं, इसको याद रखना थोड़ा। जैसे कि सार्क हो गया, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जिसे 1985 में फाइंड किए गए थे, है ना, फाउंड किए गए थे। काठमांडू जो नेपाल में इसका हेडक्वार्टर है, ये तो पता होना चाहिए, है ना, बेसिक्स हैं। इसमें कौन कौन से मेंबर हैं, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। सेम जैसे कि G20 हो गए, तो G20 में अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, फिर मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया। तो ये सब यहाँ पे पता होना चाहिए, एटलीस्ट इतना अगर पता रखते हो तो अच्छे तरीके से अगर क्वेश्चन आता है तो उसको टैकल कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब 6 नंबर, मैचेस करना है। यहाँ पे एक साइड दिए गए हैं रूरल का नाम, ये जो लिस्ट 1 है ये पूरा रूरल का नाम दिए गए हैं, और जो सेकेंड लिस्ट है इसमें पूरा डायनेस्टी का नाम दिए गए हैं। क्लियर है, तो इंपॉर्टेंट रूरल दिए हैं और डायनेस्टी दिए हैं, तो इसको जो है अब मैचेस करना है। ध्यान दो, जितना भी अगर डायनेस्टी को देखोगे, चाहे राजसी तुल्य कुल डायनेस्टी हो गया, नाल डायनेस्टी हो गया, फिर जो है सरभपुरिया डायनेस्टी है, फिर पंडू डायनेस्टी, अगर ये पूरा चारों डायनेस्टी को देखोगे तो ये बिलोंग करते हैं सब छत्तीसगढ़ से। ठीक है, छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं, छत्तीसगढ़ डायनेस्टी है, मतलब ये रीजनल डायनेस्टी है छत्तीसगढ़, तो वहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे हर्षवर्धन है, तो हर्षवर्धन को अगर कवर कर रहे हो तो मोस्टली लोगों के माइंड में आएगा कि जो है हर्षा डायनेस्टी से बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन नहीं, हर्षा डायनेस्टी जो है ऑफकोर्स वहाँ पे हर्षवर्धन एक इंपॉर्टेंट रूलर रहे हैं, इंपॉर्टेंट किंगडम वहाँ पे रहे हैं, किंग रहे हैं, लेकिन यहाँ पे रीजनल का बात कर रहे हैं, कहीं पे जो डायनेस्टी है उसमें हर्षवर्धन डायनेस्टी के जिक्र नहीं किए गए हैं। ठीक है, तो जो हर्षवर्धन है ये बिलोंग करते हैं पंडू डायनेस्टी से। क्लियर है, तो ए का यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है प्रवराज, प्रवराज जो कि फर्स्ट है ये बिलोंग करते हैं सरभपुरिया डायनेस्टी से। नेक्स्ट जो विलास तुंग है, विलास तुंग बिलोंग करते हैं नाला डायनेस्टी से, और भीमसेन जो है ये बिलोंग करते हैं राजसी तुल्यकुल डायनेस्टी से। तो इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है, तो इस तरीके से अगर थोड़ा सा अगर कवर किए होंगे तो याद रहेगा, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा ही डीप में चले गए हैं इस क्वेश्चन को अगर देखोगे तो हिस्ट्री के मामले में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर इसमें बी है। लेकिन और कुछ इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है और उसका जो फाउंडर है ये बस याद रखना, जैसे कि मौर्यन डायनेस्टी हो गया, तो मौर्यन डायनेस्टी इसका जो फाउंडर रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य। गुप्ता डायनेस्टी में इसका फाउंडर रहे हैं श्रीगुप्त। चोला डायनेस्टी जो सदर्न इंडिया में है ये कारिकला चोला जो अर्लियर रूलर रहे हैं उस टाइम का, तो चोला डायनेस्टी का रूलर रहे हैं।
सेम आता है पाला डायनेस्टी या फिर पाला डायनेस्टी, जो कि गोपाल जो है इसका फाउंडर रहे हैं। राष्ट्रकूट डायनेस्टी जो कि दांती दुर्गा रहे हैं। ये चीज कवर की हो ना कि जो नदन इंडिया है, मिडाइवल टाइम, जब अर्ली मिडाइवल टाइम कवर करते हैं तो ये कन्नौज एरिया है। अब इस कन्नौज एरिया के लिए 3 डायनेस्टी जो है फाइट कर रहे थे। कौन कौन से? इधर से जाओगे तो पाला डायनेस्टी हो गया, और इधर वेस्ट साइड से जो है गुर्जर प्रतिहार हो गया, ठीक है, और है ना, तो वेस्ट साइड से जो है गुर्जर प्रतिहार हो गया, सदर्न साइड से जो है राष्ट्रकूट हो गया। तो ये जो है पूरा क्या कर रहे थे? फाइट कर रहे थे कन्नौज के लिए। अब ये जो कन्नौज है ये अपने आप में इंपॉर्टेंट वहां पे फीचर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आयरन का प्रोडक्शन प्लस रिवर जो है यहीं से जो है गुजर रहे हैं, यहीं से फ्लो होके जा रहे हैं। तो रिवर यहाँ पे क्या हो रहे हैं? रिवर के साथ जो लैंड है वो फर्टाइल हो रहे हैं। फर्टाइल लैंड है तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किए जा सकते हैं। जब एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किए जाओगे तो इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, फार्मर इनकम बूस्ट होगा। ठीक है, समझ रहे हो? तो इस तरीके से जो है अर्ली हिस्ट्री का, जो अर्ली मेडाइवल हिस्ट्री उसका ओरिजिनेट होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रूरल है, तो इंपॉर्टेंट रूरल को यहाँ पे याद रखना। अगला क्वेश्चन है जो कि इसमें से कौन सा डिसीज है जो कि हैंसेन डिसीज के नाम से भी जाने जाते हैं? कौन सा डिसीज है जो हैंसेन डिसीज के नाम से भी जाने जाते हैं? तो जो लेप्रोसिस है, लेप्रोसी जो है हैंसेन डिसीज के नाम से जाने जाते हैं, इसको याद रखना है। लेकिन और कुछ इंपॉर्टेंट डिसीज है, इसको भी याद रखोगे। जैसे कि अभी कोविड-19 आ रहे हैं, है ना, कोविड-19 तो एक वायरस है जहां से फैलते हैं। ठीक है, चलो कुछ इंपॉर्टेंट और डिसीज हैं, जैसे कि मलेरिया हो गया। मलेरिया का कॉजिव एजेंट क्या है? जैसे कि प्लाज्मोडियम हो गया, जो प्रोटोजोआ होते हैं ना, वहां से इसका जो है फैलाव होता है। कैसे ट्रांसमिट होते हैं? तो मॉस्किटो के बाइट से। सेम उसी के रेस्पेक्ट में जैसे डेंगू हो गया, डेंगू वायरस एक कॉजेटिव इसका एजेंट है। फिर डेंगू जो है ये अपने आप में कहाँ से फैलते हैं, कहाँ से ट्रांसमिट होते हैं? तो जो डेंगू है ये भी मॉस्किटो बाइट से ही होते हैं। इन्फ्लुएंजा जो कि एयरबॉर्न ड्रॉपलेट जो हो गया, जब क्लोज कांटेक्ट में आते हैं तो वहां से जो है इन्फ्लुएंजा का ट्रांसमिशन होता है। सेम रेस्पेक्ट है हेपाटिस जो बी है, हेपाटिस बी वायरस है, वहां से इसका फैलाव होता है। तो ब्लड हो गया, या फिर सेक्सुअल कांटेक्ट में आ रहे हो, या फिर मदर टू चाइल्ड जो इनहेरिटेंस होते हैं जेनेटिक के फॉर्म में जो है हेपाटिस बी का ट्रांसफॉर्म होता है, कि मदर में हेपाटिस बी है तो चाइल्ड में भी आ गया। इस तरीके से तो इंपॉर्टेंट जो इन्फेक्शन डिसीज यहाँ पे है। सेम जो है नॉन इन्फेक्शन डिसीज, नॉन इन्फेक्शन डिसीज मतलब होता है जैसे कि कोई लाइफ स्टाइल है। अब लाइफ स्टाइल ही ऐसे बना लिए हो जिससे ना चाह के भी वायरस जो है आ रहे हैं, ना चाह के भी वायरस वहां पे पहुंच रहे हैं। जैसे कि डायबिटीज हो गया। अब डायबिटीज जो है ये कोई इन्फेक्शन से नहीं हो रहा है, एक पर्सन से सेकेंड पर्सन में नहीं आ रहा है, लेकिन जो डायबिटीज है ये अपने आप में एक जेनेटिक है। जेनेटिक मतलब मदर से जो है इसमें आ रहे हैं, चाइल्ड में आ रहे हैं, है ना, पेरेंट्स से जो है पूरे चाइल्ड में आ रहे हैं, या फिर कुछ लाइफ स्टाइल ऐसे फैक्टर होता है जिसमें डायबिटीज है। अब डायबिटीज के पेशेंट को सपोज करो को कोई जो है, जैसे कि शुगर होता है एक चीज, ठीक है, अब शुगर है। अब शुगर में पेशेंट को क्या नहीं खाना चाहिए? मीठा जो है वो नहीं खाना चाहिए। लेकिन अब लाइफ स्टाइल ही ऐसे बना ली हो कि मीठा रोज खा रहे हो, तो मीठा खाओगे तो शुगर होगा ही होगा, है ना, मीठा खाओगे तो शुगर तो होगा ही होगा। मतलब ये लाइफ स्टाइल की वजह से आया है। सेम जैसे कि कैंसर हो गया, हाइपरटेंशन हो गए, है ना, मलन्यूट्रिशन है, अस्थमा हो गया। ठीक है, कुछ की फैक्टर्स भी यहाँ पे लिखे हैं। अगला क्वेश्चन, संख एयर बाई जो संख एविएशन है, इन्होंने या फिर इन्होंने क्या है रिसीव किया है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम सिविल एविएशन मिनिस्ट्री टू स्टार्ट ऑपरेशंस, एयरप्लेन उड़ाने के लिए। तो द एयर विल ऑपरेट, कहाँ पे ऑपरेट करेगा, कहाँ से करेगा? ये सिंपल सा क्वेश्चन पूछे गए हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन है, एफकेट का एग्जाम है, इस तरीके से ऐसे जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 4 हो जाएगा, लखनऊ एंड नोएडा। नेक्स्ट है कि विच टाइप ऑफ पॉल्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। ठीक है, अब देखो एसिड रेन होता क्या है? एसिड रेन कुछ नहीं है। एसिड रेन मतलब जैसे कि इकोसिस्टम है या फिर इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट में क्या होता है कि जो सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया या फिर नाइट्रिक एसिड हो गया, इसका मात्रा यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अब मात्रा बहुत ज़्यादा हो जा रहा है तो कंडेंसेट जब करते हैं तो उसमें पूरा सल्फ्यूरिक का मात्रा, नाइट्रिक का मात्रा यहाँ पे ज़्यादा हो जाते हैं, और अपने आप में जो है हाई एसिडिक फॉर्म में होते हैं, हाई एसिडिक होते हैं।
तो हाई एसिडिक जब होते हैं तो जब एसिड रेन, जो रेन है नॉर्मल रेन है, वो जब बारिश करते हैं तो एसिड के फॉर्म में करते हैं और उसी को बोले जा रहे हैं एसिड रेन। अब इसमें बोले हैं कि सॉइल पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन। खुद सोचो एक सेकंड के लिए, सॉइल पॉल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है, सल्फ्यूरिक एसिड सॉइल में होगा कि एयर में होता है, बताओ तो। एयर में होता है, सॉइल में थोड़ा ना होगा। रेन होगा तो जो सल्फ्यूरिक एसिड है किसके माध्यम से होगा? नॉर्मल रेनफॉल जो होता है, ध्यान दो, जो नॉर्मल रेनफॉल होता है ये वाटर के कंडेंसेशन से ही तो होता है। अब वाटर की कंडेंसेशन होगा तो एयर का वहां पे इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी हो जाएगा। सॉइल पॉल्यूशन से जो है एसिडिक रेन नहीं होता, न ही वाटर पॉल्यूशन से होता है और न ही नॉइस पॉल्यूशन से होता है। नॉइस पॉल्यूशन को तो ऐसे भी इलिमिनेट कर दोगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे और है, जो ग्रीन हाउस जितना भी गैसेस हैं, ग्रीन हाउस गैसेस ये जो है लिस्ट लिखा हुआ है इसको तो याद रखोगे ही रखोगे, लेकिन जैसे कि मेथेन हो गया, तो मेथेन का जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका सोर्सेस के ऊपर, ये वाला ये पार्ट, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, इसलिए इसको जानबूझ के यहाँ पे रखा हूँ। अगर मेथेन है तो एग्रीकल्चर हो गया, लैंड फिल्स हो गया, नेचुरल गैसेस हो गया, नेचुरल गैस का अगर लीक्स हो रहे हैं तो वहां से मेथेन का जो है सोर्सेज है, कॉज है। चलो, कोंकण नवल एक्सरसाइज है जो कि कंडक्ट किए जाते हैं, है ना। कोंकण इसको तो पता होगा। कौन कौन से दो कंट्री के बीच किए जाते हैं? एक तो इंडिया आएगा ही आएगा, ठीक है, इंडिया जो है आएगा ही आएगा। बाकी अदर कंट्री देख लो, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, यूनाइटेड किंगडम है या फिर चाइना है। चाइना को तो ऐसे भी इलिमिनेट कर दोगे, है ना, फोर्थ ऑप्शन तो आएगा ही नहीं। क्लियर है? यूके है, श्रीलंका है और बांग्लादेश है। बता तो, जो एक्सरसाइज नवल एक्सरसाइज है कोंकण, ये कौन कौन से कंट्री के द्वारा जो है कंडक्ट किए जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 3 जो है इंडिया और यूके, इंडिया और जो यूके है इसके द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं। और इम्पॉर्टेंट जो एक्सरसाइज हैं उसको भी डिस्कस किए हैं, है ना, प्रीवियसली, क्योंकि ये यहाँ पे स्लाइड में मैं नहीं लिखा हूँ, क्योंकि जीके सीरीज पहला में पूरा कवर कर चुके हैं। जैसे कि सूर्य किरण हो गया, एक्सरसाइज जो सूर्य किरण हो गया, फिर युद्ध अभ्यास आ गया। युद्ध अभ्यास किसके साथ होता है? यूएसए के साथ कंडक्ट होता है। सूर्य किरण जो है नेपाल के साथ कंडक्ट किए जाते हैं, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं, कवर भी किए वहां पे, तो उसको रीड करोगे। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो एयरफोर्स कमांडर कॉन्फ्रेंस हेल्ड किए गए थे अभी रिसेंटली, तो बताओ कहां पे जो है उसको कंडक्ट किए गए थे? क्या करेक्ट आंसर है इसमें? जो न्यू दिल्ली है वहां पे एयरफोर्स कमांडर कॉन्फ्रेंस कंडक्ट किए गए थे। अब देखो ये जो है न्यूज बेस्ड क्वेश्चन है, ध्यान रखना, न्यूज बेस्ड। लेकिन मैं यहाँ पे एयरफोर्स कमांडर जो कॉन्फ्रेंस है कब किए गए थे, है ना, क्या उसका मोटो था, ये यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं कराऊंगा। क्यों नहीं कराऊंगा? क्योंकि ये जो है अब आउटडेटेड हो गए। ये कॉन्फ्रेंस जो है 2024 में हुए हैं तो वो तो आउटडेटेड हो गए। हमें कौन सा कवर करना है? 2025 में जो हुए हैं, 2026 में हुए हैं, उसको कवर करने हैं। अगर एयरफोर्स कमांडर अगर रिसेंटली हुए हैं तो कवर करेंगे, क्योंकि ये करंट ओरिएंटेड बेस्ड क्वेश्चन आए थे, ठीक है। अगला, इन विच इंडियन स्टेट डिड द गेम ऑफ पोलो, जो पोलो गेम है ये कहाँ से ओरिजिनेट है? मेघालय, राजस्थान, मणिपुर और पंजाब। कहाँ से ओरिजिनेट है? और यहाँ ऐसे टाइप के जो है क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे स्पोर्ट दे दिए रहेंगे, जैसे कि ये जो गेम है, एक गेम का नाम है पोलो। अब ये पोलो जो है कहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं तो इसको पूछ रहे हैं, कहाँ से ओरिजिनेट हुए ये? इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो 3 है, मणिपुर से जो है ये ओरिजिनेट है। सेम जो फुटबॉल है, फुटबॉल कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है? तो ध्यान रखना ये जो है इंग्लैंड से ओरिजिनेट हुए हैं, ये सबको याद रखोगे। जैसे कि वॉलीबॉल हो गया, वॉलीबॉल कहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं? तो जो वॉलीबॉल हैं ये ओरिजिनेट हुए हैं यूएसए से, मतलब यूएसए से प्रीडोमिनेटली इस स्पोर्ट्स को यहाँ पे प्ले किए जा रहे हैं। और पोलो के बारे में तो डिस्कस कर ही लिए हैं, है ना। पोलो जो है इंडिया में जो है इसका ओरिजिनेट माने जाते हैं मणिपुर में। लेकिन अगर थोड़ा सा और हिस्ट्री में जाओगे तो जो पर्शियन है, पर्शियन में जो है पोलो यहाँ पे खेले जाते थे, जो स्पोर्ट्स हैं उसको कंडक्ट किए जाते थे। अब कबड्डी का तो सबको पता होगा, जो कबड्डी गेम है ये इंडिया से ही ओरिजिनेट किए गए हैं, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स जैसे कि बास्केटबॉल हो गए, इसे यूएसए से लिए गए हैं, है ना, मतलब वहाँ का ओरिजिनेट है। फिर बेसबॉल हो गया, ठीक है। चलो,
टेनिस हो गया, टेनिस जो कि फ्रांस इंग्लैंड से ओरिजिनेट है। बैडमिंटन इंडिया यूके हो गया। चलो अगला बढ़े क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीगल टेंडर इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 13। सबसे पहले ये बताओ कि जो लीगल टेंडर है इसका मतलब होता क्या है, उसके अकॉर्डिंग कवर करेंगे। लीगल टेंडर का सीधे सा मतलब है ऐसा टेंडर, अब ये टेंडर कुछ भी हो सकते हैं, है ना। ये टेंडर चाहे डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, चाहे ये जो है करेंसी के फॉर्म में हो सकते हैं, है ना, या फिर ये बॉन्ड के फॉर्म में हो सकते, कुछ भी हो सकते हैं। लीगल टेंडर का सीधा सा मतलब है कि ये जो है हर जगह जो है इसका यूटिलाइज किया जाए, हर जगह जो है इसका कुछ ना कुछ वैल्यू होना चाहिए। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि कोई करेंसी है, ठीक है। अब ये करेंसी को जैसे कि गवर्नमेंट के द्वारा इशू किए गए हैं, ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज है करेंसी, तो करेंसी गवर्नमेंट के द्वारा इशू किए गए हैं, मतलब लीगल टेंडर है ये। क्यों टेंडर है? क्योंकि ये पूरा जो इंडिया है वहां पे इसे एक्सेप्ट किए जाते हैं। अगर कोई ये पार्टिकुलर स्टेट है यहाँ पे इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, अदर कंट्री जो है इसको, जो अदर स्टेट हो गया, इंडिया का ही स्टेट है, लेकिन अगर वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो इसको लीगल टेंडर नहीं बोलेंगे, ठीक है। लीगल टेंडर का सीधा सा मतलब है कि पूरा इंडिया एज अ होल यहाँ पे उसका यूटिलाइज होना चाहिए, है ना, उसका वैल्यू होना चाहिए। एक कंट्री में जिस तरीके से वैल्यू है तो अदर कंट्री में भी उसका वैल्यू होना चाहिए, है ना, कंट्री नहीं स्टेट में। समझ रहे हो? तो इसी को बोले जाता है लीगल टेंडर। अब यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटी बोले गए हैं। बताओ तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है क्या लीगल टेंडर? गवर्नमेंट सिक्योरिटी लीगल टेंडर नहीं है। कमर्शियल बिल हो गए। अब कमर्शियल बिल इसे गवर्नमेंट के द्वारा थोड़ा ना रिलीज किए जा रहे हैं, कमर्शियल बिल नहीं, हर एक जो कंपनी है, फैक्ट्री है, उसके द्वारा रिलीज किए जाएंगे। सेकेंड ऑप्शन गलत है। फिर नेक्स्ट है कि जो कॉइन्स हैं, ये कॉइन्स है, ठीक है, कॉइन्स इशू बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कॉइन को अगर ये पर्टिकुलर स्टेट में लेके जाओगे तब भी प्रचलित है, वही वैल्यू होगा, अदर कंट्री में जाओगे तब भी उसका वैल्यू सेम होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे लीगल टेंडर हो जाएगा। अब यहाँ पे चेक इशू बाय रिकॉग्नाइज कंपनी, अब कंपनी रिकॉग्नाइज कर रहा है चेक का, तो हर जगह इसका सेम वैल्यू, हर जगह इसका यूटिलाइज नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशन, इसे जो है फाउंड किए गए थे 1945 में। कहाँ है इसका हेडक्वार्टर? न्यूयॉर्क में, ठीक है। जीएस सीरीज 1 में भी इसको डिस्कस किए हैं। तो इसका भी कई डिफरेंट हेडक्वार्टर नहीं, इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट बोल सकते हो, ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हो, जैसे कि यूएनएससी हो गया, है ना, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, फिर यूनेस्को हो गया, और इन सब का जो है फील्ड बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। इसका जो फील्ड है वो भी डिफरेंट है। फिर यूएन का जीए हो गया, जनरल असेंबली हो गया, तो इस तरीके से इसी का डिपार्टमेंट है पूरा यूनाइटेड नेशन। अगला क्वेश्चन है 15। व्हेन वाज द ईडेंस गार्डन स्टेडियम, जो कोलकाता है, कोलकाता में है ये जो स्टेडियम है, इसे जो है क्या किए गए हैं, कब इस्टेब्लिश किए गए हैं, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये जो स्टेडियम है इसे 1864 में इस्टेब्लिश किए गए हैं, ठीक है। 1864 में जो ईडन गार्डन्स स्टेडियम है इसको इस्टेब्लिश किए गए हैं। सेम और कुछ इंपॉर्टेंट स्टेडियम है, जैसे कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो गया, ये तो रेसेंट का है, अहमदाबाद गुजरात में है, 2020। और कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स भी कि वर्ल्ड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम बाई कैपेसिटी, कैपेसिटी के मामले में जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम है, जिसे नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से रखे गए हैं। 2020 में ही इसका इनॉग्रेशन किए गए थे। फिर ईडेंस गार्डन, ये तो क्वेश्चन में बोले गए हैं, 1864 हैं। फिर व्रंखे स्टेडियम जो मुंबई में है, इसे 1974 में इस्टेब्लिश किए गए हैं। फिर चिन्नम स्वामी स्टेडियम है जो बेंगलुरु में है, ये 1986 में इसको फाउंड किए गए थे। फिर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम हो गया, न्यू दिल्ली में है, 1982। फिर सवाई मानसिंह स्टेडियम है जयपुर में, इसे जो है 1969 में फाउंड किए गए थे, इस्टेब्लिश किए गए थे। अगला है कि हु बिल्ट जंतर मंतर द फेमस ऑब्जर्वेटरी इन दिल्ली, किसके द्वारा जो है इसे बनाए गए थे। तो ध्यान देना, जो जंतर मंतर है ये क्या है, एक ऑब्जर्वेटरी है। ऑब्जर्वेटरी मतलब क्या क्या ऑब्जर्वेशन करते हैं वहां पे, अगर टाइम बताना है तो टाइम जो है इसी ऑब्जर्वेटरी के तरीके से, जो जंतर मंतर है वहां से ऑब्जर्व करके टाइम को बता सकते हैं बिना घड़ी देखे, ऐसा है। अगर कोई सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण को बताना है तो वहां से भी पता चल जाता है जंतर मंतर से,
ठीक है, ये फेमस है, दिल्ली में है ये। इसे जो है बिल्ड किए गए थे राजा जय सिंह के द्वारा। ठीक है, महाराजा जो जय सिंह है इसके द्वारा इसे बिल्ड किए गए थे। बाकी जो अकबर हैं, औरंगजेब हैं और महाराजा जो चुरामन है, इसको देखो। जो अकबर हैं, है ना, मुगल के इंपरर रहे हैं, सबको पता है। इसके द्वारा जो फतेहपुर सिकरी हो गया, बुलंद दरवाजा हो गया, अकबर टम हो गया, ये बनाए गए थे। ठीक है, जो टम से रिलेटेड दरवाजा, सिकरी, ये सब चीज से बनाए गए थे, लेकिन ऑब्जर्वेटरीज अकबर के द्वारा नहीं बनाए गए थे। ध्यान रखना इस चीज को। फिर जो औरंगजेब है, ये जो है अपना एक्सपांसन के नाम से जाने जाते हैं, मतलब जो ऑर्थोडॉक्स पॉलिसी है इसके नाम से जाने जाते थे। ठीक, और ये जो जय सिंह के बारे में तो अभी डिस्कस किए, जो जंतर मंतर इसी के द्वारा बिल्ट किए गए हैं। फिर महाराजा जो चुरामन है, ये राजस्थान के एक इंपॉर्टेंट रूलर रहे हैं। ठीक है, बीकानेर से बिलोंग करते हैं, और ये जो है एस्ट्रोनॉमी या फिर जंतर मंतर से कोई रिलेट नहीं करता, जो महाराजा चुरामन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो है पंगसाउ पास, ये हिमालय में है। ठीक है, हिमालय में है, और ये कौन से दो पॉइंट को यहाँ पे कनेक्ट करते हैं? क्या होता है पास? ज्योग्राफी में पास को ला से भी जाने जाते हैं, जैसे कि नाथुला पास हो गया। ठीक है, नाथुला। अब यहाँ पे ला लिखा हुआ है तो अपने आप में पास को ही डिफाइन कर रहे हैं। पास मतलब क्या होता है कि इस तरीके से अगर डिफरेंट डिफरेंट माउंटेन रेंजेस हैं, अब इस माउंटेन रेंजेस से इस तरीके के जो है एक पतला रास्ता होगा, उसी रास्ते को बोले जाते हैं पास। ठीक है, जैसे कि जिलिपला पास हो गया। अब यहाँ पे ला, यहाँ पे क्या डिनोट कर रहे हैं? पास को ही डिनोट कर रहे हैं। पहला वाले क्लास में भी इंपॉर्टेंट पासेस को वहाँ पे भी डिस्कस किए हैं। तो ये जो पंगसाउ पास जो है, ये अरुणाचल प्रदेश से म्यांमार को कनेक्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश से म्यांमार को जो है कनेक्ट जो है कनेक्शंस का काम किए जाते हैं पंगसाउ पास के द्वारा। अगला क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दी पिनाकम मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। ये जो है रॉकेट लॉन्चर है, इसे जो है रिसेंटली इनॉग्रेशन किए गए थे इसका भी। कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है, ये तो सबसे पहले बताओ। पहला बोले गए हैं कि इट इज एन इंडिजीनियसली डेवलप्ड रॉकेट सिस्टम ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, इसे इंडिजीनियसली के द्वारा ही बिल्ड किए गए हैं, इंडिया में ही बिल्ड किए गए हैं। फिर यहाँ पे मैक्सिमम रेंज क्या बताया गया है कि 150 को एक्सीड करता है बोले गए, ये गलत है। ये 150 को एक्सीड नहीं करता, ये नॉर्मली 75 किलोमीटर ही तक के जाते हैं। ठीक है, 150 तो बहुत लिखा है, प्लस एक्सीड भी लिखे हैं, तो ध्यान रखना ये एक्सीड नहीं करते, ये 75 किलोमीटर तक ही लगभग इसका मैक्सिमम स्पीड होता है। सेकेंड ऑप्शन गलत है, इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए बस, पहला बस इसमें सही है। तो जो एक आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम है और इसे डेवलप किए गए हैं डीआरडीओ के द्वारा। ठीक है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा जो है इसको डिस्कवर किए गए हैं, बिल्ट किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर के ऊपर है आईएनएस सूरत। इसको रिसेंटली यहाँ पे क्या किए गए हैं, और ये रिसेंटली न्यूज में भी रहे हैं आईएनएस सूरत। तो अंडर विच प्रोजेक्ट इट वाज अ मैन्युफैक्चर। ध्यान रखना है जितना भी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट हैं, जैसे कि 17A हो गया, 17B हो गया, फिर 15A है, 75, 15B, ये सब इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट हैं। और इस इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रॉयर हो गया, मिसाइल्स हो गए, गाइडेड मिसाइल्स हो गए, इन सब चीज को जो है प्रिपेयर किए जाते हैं। जैसे देखो प्रोजेक्ट 1771 और 17B जो कि फ्रेट से रिलेट करते हैं। ठीक है, तो जो 17 है प्रोजेक्ट, इसमें आईएनएस शिवालिक हो गया, आईएनएस सतपुड़ा है, आईएनएस सह्याद्री है, तो ये सब इसके बीच आते हैं। प्रोजेक्ट 17 है इसमें। ठीक है, प्रोजेक्ट 17A जो कि नीलगिरी क्लास बोले जाते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे गिरी से बहुत ज्यादा यहाँ पे लास्ट जो सफिक्स यूज किए गए हैं वो गिरी यूज किए गए हैं, इसलिए इसको जो है नीलगिरी क्लास भी कंसीडर किए जाते हैं। और उसी के साथ पहला जो यहाँ पे शिप बनाए गए थे, जैसे कि आईएनएस नीलगिरी है, तो पहला बिल्ट किए गए थे, है ना, आईएनएस शिप जो है पहला बिल्ट किए गए थे, तो इसलिए इसका क्लास, इसलिए इसका जो है नीलगिरी क्लास भी जाने जाते हैं। तो आईएनएस हिमगिरी हो गया, आईएनएस उदयगिरी है ना, फिर तारागिरी है, आईएनएस विद्यागिरी है, महेंद्रगिरी है आईएनएस, तो ये सब यहाँ पे पता होना चाहिए। तो प्रोजेक्ट 17 में ये कुछ इंपॉर्टेंट शिप्स हैं, प्रोजेक्ट 17A में ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट शिप्स हैं। इसे जो है किसके द्वारा बनाए जाते हैं, कुछ फीचर्स यहाँ पे हैं।
बाकी जो प्रोजेक्ट 17.5 ये है और इसमें पूरा डिस्ट्रॉयर को रखे गए हैं, ठीक है। जो प्रोजेक्ट 15A है इसमें जितना भी शिप को बिल्ड किए जाएंगे वो डिस्ट्रॉयर वाले ही होंगे। पहला जैसे कि शिप बिल्ड किए गए थे INS दिल्ली, तो INS दिल्ली पहला शिप है, तो इसका जो पूरा क्लास का नाम क्या रख दिए गए हैं, दिल्ली क्लासेस, इस तरीके से। फिर INS मैसूर हो गया, INS मुंबई हो गया, फिर उसी के रेस्पेक्ट में प्रोजेक्ट 15B हो गया, ये भी पूरा डिस्ट्रॉयर ही है। जैसे कि विशाखापट्टनम, INS विशाखापट्टनम, INS मॉर्मुगा हो गया, INS इम्फाल है, INS सूरत है। फिर प्रोजेक्ट 75 जो कि पूरा सबमरीन में बेस्ड है, जितना भी शिप यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे वो पूरा सबमरीन में ही कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे, ठीक है। तो इसका देखो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे INS सूरत का बात की है, तो INS सूरत किस में डिस्कस किए हैं, 4th में, जो प्रोजेक्ट 15B है वहां पे बिल्ड किए गए हैं INS सूरत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब 20 की फ्रूट्स स्टोर इन अ कोल्ड चैम्बर एग्जिबिट लॉन्गर स्टोरेज लाइफ बिकॉज, इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं कि जो जितना भी फ्रूट्स को देखोगे होगे अगर उसको स्टोरेज करना होता है तो कोल्ड क्लाइमेट में रखे जाते हैं। मतलब ये कोई वेयर हाउस हो गया, अब इस वेयर हाउस पूरा कैसा होगा, कोल्ड होगा, तो कोल्ड यहाँ पे रखे जाते, कोल्ड जो स्टोरेज है वहाँ पे रखे जाते हैं फ्रूट्स को। तो क्यों रखे जाते हैं, पहला ऑप्शन बोले गए हैं कि एक्सपोजर टू सनलाइट इज प्रिवेंटेड, सनलाइट से प्रिवेंट किए जाते हैं। पहला ऑप्शन गलत है, इसे जो है सनलाइट से प्रिवेंट करने के लिए नहीं रखे जाते हैं। पहला बात ध्यान रखना। कंसेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन इन्वायरमेंट इज डिक्रीज, कार्बन डाइऑक्साइड से जो है इस फ्रूट से कोई लेना देना नहीं है। अगर ये पेड़ में रहते हैं है ना, तो वहां पे यूटिलाइज कर सकते कि कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज किए, बाई प्रोडक्ट में क्या दे दिए, ऑक्सीजन दे दिए, तो वहां पे इंपैक्ट होता। लेकिन अब ये डायरेक्टली क्या बन गए हैं, फ्रूट्स बन गए, मतलब जो ट्री है ट्री से अलग हो गए हैं, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का रोल नहीं होता। थर्ड बोले गए हैं कि जो रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन है ये डिक्रीज हो जाता है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ट्रांसपीरेशन क्या होता है, ये पत्ता हो गया है ना, कोई पेड़ के पत्ता हो गया, तो देखे होंगे कि पत्ते में से जो पोर्स होते हैं, पोर से जो पानी या जो वाटर होते हैं ये इवापोरेशन के फॉर्म में ऊपर उड़ जाते हैं, ठीक है। इवापोरेशन के फॉर्म में क्या है, ऊपर उड़ जाते हैं। तो जब ऊपर उड़ जाएंगे, अब ये इसी का एग्जांपल फ्रूट्स में लो, ये फ्रूट्स हो गया। अब फ्रूट्स जो हैं अगर यहाँ पे सनलाइट में अगर रखोगे, तो सनलाइट में रखोगे तो इसमें सनलाइट आएगा, मतलब इसमें जो नमी है, जो वाटर है, ये ऊपर उठना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएंगे। तो जब ये ऊपर उठना स्टार्ट हो जाएंगे तो ये तो पूरा क्या हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा, ठीक है। ड्राई फ्रूट अलग होते हैं, उस केस का हम लोग यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे जो है बात कर रहे हैं वो किसका बात कर रहे हैं, फ्रूट्स का बात कर रहे हैं, इसको ध्यान दो। तो ये तो ड्राई हो जाएगा, तो इन सब चीज से वाटर वेपर बना रहे, मतलब इसमें नमी बने रहे फ्रूट्स को, इसलिए जो है इसे जो कोल्ड क्लाइमेट है वहां पे रखे जाते हैं, जिससे जो नमी है, जो वाटर वेपर है, वो इवापोरेशन ना हो पाए, ठीक है। तो सी जो 3 ऑप्शन है ये करेक्ट है, और इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, ठीक। चलो थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है कि नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स इज मेजर ऑफ विच अमॉन्ग द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट, एक होता है पॉल्यूशन, एक को बोले जाते हैं पॉल्यूटेंट्स। देखो पॉल्यूशन मतलब क्या होता है, जो नॉर्मली पॉल्यूशन अभी सुनते हैं। पॉल्यूटेंट मतलब होता है कि ऐसा कोई गैसेज, ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट जिसके थ्रू पॉल्यूशन यहाँ पे फैल रहे हैं, जैसे कि CO2 हो गया, है ना, जैसे कि SO2 हो गया, CO2 हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड एक एजेंट है जिसके थ्रू पॉल्यूशन यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो पॉल्यूटेंट मतलब क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड से जो भी इंपैक्ट आएगा, जैसे कि पॉल्यूशन एक इंपैक्ट है, तो पॉल्यूशन यहाँ पे नॉर्मली पॉल्यूशन है। अब यहाँ पे बोले गए हैं कि SO2, NO2, CO हो गया, NH3 है, PB जो कि लीड है। PM मतलब यहाँ पे पार्टिकुलर मैटर के बारे में डिस्कस किए हैं कि PM पार्टिकल 2.5 है ना, फिर PM पार्टिकल 10 हो गया, इसके बारे में। तो जो नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स हैं इसमें से कौन सा लिखे गए हैं उसको मेजर करते हैं, किसको मेजर किए जाते हैं, तो इसमें सभी को मेजर किए जाते हैं, ठीक है। SO2 को भी, NO2 को भी, CO हो गया, NH3 लीड हो गया, है ना, फिर पार्टिकुलर मैटर हो गया। तो इन सब चीज को जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स में मेजर किए जाते हैं, ध्यान रखना इस चीज को। 22 क्वेश्चन,
22 क्वेश्चन में बोले हैं कि इंटरेक्शन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म विथ इट्स इन्वायरमेंट इन इज नोन एज, क्या बोले जाते हैं जो इंटरेक्शन होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का और इन्वायरमेंट के साथ, इसको बोले जाते हैं, ध्यान रखना, इकोसिस्टम। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो इकोसिस्टम होगा, क्योंकि देखो कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे हम लोग हैं, है ना, हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अब हम लोग भी तो इन्वायरमेंट में डिपेंडेंट हैं। इन्वायरमेंट में कैसे डिपेंडेंट हैं, जैसे कि ये ट्री हो गया, अब ट्री कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं, तो ऑक्सीजन को हम लोग कंज्यूम करेंगे तो डायरेक्टली ट्री के साथ क्या हो रहा है, इंगेजमेंट हो रहा है, ठीक है, कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं, इंटरेक्शंस कर रहे हैं, तो इसको क्या बोले जाते हैं, इकोसिस्टम बोले जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन दिए ह्यूमन इन्वायरमेंट। एक्चुअली जो ह्यूमन इन्वायरमेंट है इसमें क्या इंक्लूडेड होता है, ह्यूमन इन्वायरमेंट मतलब ह्यूमन लेवल में, इसमें इकोसिस्टम का कोई रोल नहीं है, ह्यूमन लेवल में। अब जो ह्यूमन लेवल में जितना भी टाइप्स आएगा वो डायरेक्टली इन्वायरमेंट में रिलेट करेंगे, कैसे, जैसे कि न्यूट्रिएंट हो गया, ह्यूमन इन्वायरमेंट में न्यूट्रिएंट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो न्यूट्रिएंट कहाँ से आएगा, कहाँ से आएगा, इकोसिस्टम से आएगा, ठीक है, इन्वायरमेंट से आएंगे, समझ रहे हो। तो ह्यूमन इन्वायरमेंट जो है ये अपने लेवल में होता है, ठीक है। एनर्जी फ्लो, अब क्या होता है एनर्जी फ्लो, ये बताओ तो। एनर्जी फ्लो का सीधा सा मतलब है कि वन पर्सन टू अनदर पर्सन, मतलब एक ऑर्गेनिज्म से सेकेंड ऑर्गेनिज्म में जो एनर्जी फ्लो होता है उसी को बोले जा रहे हैं, ठीक है। बात समझ आ रहा है क्या, देखो एनर्जी फ्लो किसको बोलते हैं, एनर्जी फ्लो रिफर टू ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म इन इकोसिस्टम। अब ये जो एनर्जी फ्लो है ध्यान रखना, इसमें 10% का ही एनर्जी फ्लो होता है। अगर कोई वन मीडियम से सेकेंड मीडियम में, वन ऑर्गेनाइजेशन से सेकेंड ऑर्गेनिज्म में अगर ट्रांसफर हो रहे हैं, एनर्जी का फ्लो हो रहा है, तो उसमें 10% ही एनर्जी का फ्लो होता है, 90% जो है वहाँ पे रह जाते हैं। जैसे कि एनर्जी फ्लो का सीक्वेंस क्या होगा, सन आएगा, अब सन जो है एनर्जी दे रहे हैं, अब उस सन का एनर्जी क्या बनाएंगे, प्रोड्यूसर बनाएंगे, प्रोड्यूसर के बाद हर्बीवोर्स हो गया, फिर कार्निवोर्स हो गए, फिर डिकम्पोजर हो गए। अगर इन्वायरमेंट पढ़े होंगे तो वह अच्छे से ये समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है फूड चेन। फूड चेन मतलब सीधी सी बात है कि जो एनर्जी है और न्यूट्रिएंट है किस तरीके से पास हो रहे हैं एक ऑर्गेनिज्म से सेकेंड ऑर्गेनिज्म। जैसे कि स्कूल्स में थे तो पढ़े ना कि जैसे कि क्या हो गया, ग्रास हो गया, अब ग्रास को कौन खाएगा, इस तरीके से, ठीक है, वही है यहाँ पे। तो ट्रॉपिकल लेवल में ये भी लिखा हुआ है, तो अपने लेवल में भी कवर कर सकते हो। जैसे कि डेड प्लांट है, अब डेड प्लांट को कौन यहाँ पे खाने वाले हैं, अर्थवार्म, अर्थवार्म को कौन खाएगा, बर्ड्स खाएगा, ठीक है। अगर ग्राजिंग फूड अगर देखोगे तो ग्रास है प्राइमरी लेवल में, सेकेंडरी लेवल में आ जाएगा डियर हो गया, फिर डियर को कौन खाएगा, लायन खाएंगे। इस तरीके से जो फूड चैन बनता है, जो चैन को फ्रेम किए जाते हैं स्पेसिफिकली फूड के कंटेक्स्ट में, तो इसे बोले जाते हैं फूड चैन। समझ आ गया क्या। नेक्स्ट है, नेक्स्ट ये भी जो है करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो सेकंड हो जाएगा। इसको अपने लेवल में भी कवर कर सकते हो, क्योंकि देखो करंट अफेयर्स से हमें बस इतना समझना है कि इस टाइप से जो है करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। इस करंट अफेयर्स का हमें ना नोट्स बनाना है, नोट्स भी नहीं बनाना है, ठीक है, क्योंकि ये जो है पुराना है, आउटडेटेड करंट अफेयर्स है, 2024 का है ये वाला, ठीक है। अब 2024 में ये जो है इसको ही 2025 में भी कंडक्ट किए रहे होंगे, तो 25 का याद रखोगे, 24 का हमें याद नहीं रखना है। अगला क्वेश्चन है 24 कि द इंडिजीनियसली डेवलप्ड बियॉन्ड विजुअल रेंज, जो एयर टू एयर मिसाइल है, इसे सक्सेसफुली टेस्ट फायर किए गए हैं इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। और ये जो मिसाइल है बताओ नाम, क्या मिसाइल है। तो देखो इन चार मिसाइल्स के बारे में अगर थोड़ा डिस्कस करोगे तो जो अस्त्र हैं ये एयर टू एयर मिसाइल है, याद रख सकते हो अस्त्र। अब जो है प्रिमिटिव में जाओगे तो अस्त्र का यूज करते थे, जैसे कि जो है वेदों में जाओगे तो जो अस्त्र है, अस्त्र एयर टू एयर डाले जाते थे, एयर टू एयर अटैक करते थे, ठीक है। तो वहां से इसको याद रख सकते हो कि ये जो है एयर टू एयर मिसाइल है, ठीक है, इस तरीके से याद रखना। डीआरडीओ के द्वारा इसे डेवलप किए गए हैं। बाकी नेक्स्ट है प्रहार, प्रहार मतलब सरफेस टू सरफेस टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है, और इसका रेंज जो है 150 किलोमीटर है। इसे भी डीआरडीओ के द्वारा डिस्कवर किए गए, मतलब इस्टेब्लिश किए गए हैं, डेवलप किए गए हैं। फिर ब्रह्मोस हो गया जो कि सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, ध्यान देना इसको, ये जो है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है।
फिर धनुष हो गया जो कि शिप लॉन्चर है, ठीक है, शिप लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल है धनुष। तो इस तरीके से जैसे कि इसका जो रेंज अगर देखोगे तो 350 किलोमीटर है, ये नवल शिप है और इसे डीआरडीओ के द्वारा ही डेवलप किए गए हैं, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, क्योंकि एयर टू एयर मिसाइल बोले गए हैं और एयर टू एयर मिसाइल कौन होता है, अस्त्र है ना, यही तो एयर टू एयर मिसाइल है, अस्त्र, ठीक है। प्रहार तो सरफेस वाला है, सरफेस टू सरफेस टैक्टिकल के लिए यूज किए जाते हैं। ब्रह्मोस जो कि क्रूज मिसाइल है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 25 क्वेश्चन है कि व्हाट आर द रोल ऑफ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो सीडीएस है उसका रोल क्या होता है एज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। सीडीएस का रोल क्या होता है, इस टाइप के जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि चेयर द चीफ्स ऑफ द स्टाफ कमिटी ऑन परमानेंट बेसिस। सही है क्या, बिल्कुल सही है, क्योंकि जो जितना भी जो स्टाफ कमिटी होते हैं, सीडीएस का जो स्टाफ कमिटी होते हैं उसको हेड करने का काम किए जाते हैं सीडीएस के द्वारा, क्योंकि ये चीफ है ना भाई, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, मतलब जितना भी उसका स्टाफ है उसका चीफ है ये, और ये परमानेंट बेसिस में होते हैं सीडीएस का, ठीक है। पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। सेकेंड बोले हैं कि होल्ड ऑपरेशनल कमांड ओवर ऑल 3 सर्विसेज चीफ। यहाँ पे क्या बोले गए हैं, ऑपरेशनल कमांड बोले गए हैं, जैसे कि नेवी हो गया। अब नेवी का ऑपरेशंस करना है, नेवी में जो है जिस तरीके से यूज करना है, मेजर लेना है, वो नेवी का स्टाफ लेंगे कि सीडीएस लेंगे, खुद सोचो। सीधी सी बात है, उसको नेवी का स्टार्ट, क्योंकि इसका भी तो अपना एक एयर मार्शल है, इसका भी तो नेवी का भी पर्सनल इसका चीफ होता है, ठीक है। सेम आ जाता है मिलिट्री में, अब मिलिट्री में भी इसका खुद का यहाँ पे चीफ होते हैं, ठीक है। तो ऑपरेशनल कमांड यहाँ पे अलग अलग जो फोर्सेस हैं उसके हाथ में होते हैं, उसके चीफ के हैंड में होते हैं, उसके अंडर में होते हैं, ठीक है। तो कॉन्फ्रेंस को अगर हेल्ड करना है तो सीडीएस है, लेकिन इसका जो ऑपरेशनल है, ऑपरेशनल कंट्रोल जो है रेस्पेक्टिवली ऑर्गेनाइजेशंस के पास होते हैं, रेस्पेक्टिवली जो सर्विसेज हैं उसके पास होते हैं, ठीक है। तो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल गलत है। थर्ड ऑप्शन है कि सर्व एज अ मेन मिलिट्री एडवाइजर टू द डिफेंस मिनिस्टर फॉर ट्राई सर्विस इशू। यह ऑप्शन भी बिल्कुल सही है, ठीक है, क्योंकि सीडीएस का काम ही है तीनों जो सर्विसेज हैं, ट्राई सर्विसेज हैं, नेवी, मिलिट्री, एयरफोर्स, इसको कोऑर्डिनेट करना, अगर वहाँ पे कोई इशू है तो उसको जो है सर्व करना और एज एडवाइजर के थ्रू सर्व करना सीडीएस का इंपॉर्टेंट रोल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा 1 और 3, तो फोर्थ ऑप्शन इसमें करेक्ट है। तो ये तो रहा है इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और ये जितना भी क्वेश्चन पेपर ये 1/2025 का है, ठीक है, 1/2025 में पूछे गए थे। इस क्लास का जो पूरा स्लाइड है टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएगा, लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बाकी चलिए फिर मिलते हैं आप सीरीज 3 के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।